नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन कई मायनों में खास रहा। इसका समापन हो गया है और दिसंबर से अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी। भारत की अध्यक्षता की दो बड़ी बातें हैं। भारतीय डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी और दूसरा आर्थिक क्षेत्र में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले। इससे भारत को और विकासशील देशों को क्या हासिल होगा, ये हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय खास मेहमान के सुब्रमण्यन, जो भारत में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं और साथ ही अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। IMF के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं वित्तीय मोर्चे पर। तो एक कामयाब G20 हमने देखा है जहां पर बहुत सारे सब्सटैंशियल डिलीवरेबल्स रहे हैं फाइनेंस ट्रैक पे। आपसे जानना चाहूंगी, आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि फाइनेंस के क्षेत्र में क्या रही? धन्यवाद नगमा जी। मेरे अनुसार ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है भारत के लिए, चूंकि जो डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन आया, वो आर्थिक मुद्दों पे केंद्रित था। जो 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 विषम स्थिति बनी हुई थी, कंसेंसस ना बनने के लिए, वो पॉलिटिकल जो विषय थे उससे आ रहे थे। और भारत ने ये बहुत अच्छा किया कि G20 की जो बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है वो आर्थिक है, उसको लेकर भारत ने एक्चुअली इसको अप्रोच किया। और इसके तहत एक्चुअली जो कंसेंसस वाली डिक्लेरेशन एक दिन पहले आई, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। जहां तक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करें, तो मेरे अनुसार जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने वाली है, और इसको मैं न्यू सिल्क रूट कहूंगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि दूसरी सदी से 15वीं सदी तक भारत जो है बहुत ही आबाद था और ट्रेड करता था बाकी देशों से। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब सिल्क रूट था वो बहुत ही अहम था। ऐसे ही जो अभी भारत से चलकर मिडिल ईस्ट के थ्रू होते हुए यूरोप और अमेरिका के साथ जो ये बनेगा, ये बहुत ही अहम है आर्थिक दृष्टिकोण से और फाइनेंशियल दृष्टिकोण से। इसी तरह एक और जो बहुत ही अहम है, जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि भारत ने बहुत अच्छी तरह अपनाया। कोविड के समय महामारी जब हुई थी और मैं तब सरकार में था, तो हमने उसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया। और ये जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात आई है, ये सीधा अब भारत को डिजिटल लीडर इन द वर्ल्ड के रूप में दर्शाता है, और ये बहुत ही अहम है। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपने बात की, इसका मतलब क्या है? यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे लोगों को तेज गति से एक सुरक्षित सर्विस डिलीवर की जा सके, जैसे भारत में UPI और दीक्षा, कोविन, ये सब इसके उदाहरण हैं। पर आपसे बेहतर कौन होगा इसे समझाने के लिए कि आम लोगों के ये कैसे काम आएगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी इससे? नगमा जी, आप तो और हमारे जो दर्शक हैं ये तो समझेंगे कि यदि हम चाय भी पीने जाते हैं भारत में, आज एक्चुअली हमने एक गूगल पे का इस्तेमाल किया या पेटीएम का इस्तेमाल किया, 7 रुपया, 10 रुपया या जो भी 40 रुपया चाय हमने पे कर दिया, या फिर नारियल पानी पीने जाते हैं तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसीलिए ऐसा इतनी सुलभ तरीके से हो पा रहा है क्योंकि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो जैम ट्रिनिटी कहते हैं, जो कि जनधन जो बैंक अकाउंट है, उसके अलावा जो आधार है, और इसको मिला के मोबाइल कनेक्टिविटी, ये तीनों की जो तिकड़ी बनी है, इसके कारण जो है भारत इतनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा काम कर पाया है। तो ये अब भारत, चूंकि सारे विश्व को दर्शाया है कि ये हम कर चुके हैं और इससे हम जो लाभ आते हैं उसको हमने देखा है, तो इसलिए अब भारत इसमें लीडरशिप ले रहा है, नेतृत्व कर रहा है और दिखा रहा है कि बाकी सारे देशों में भी इसी तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, ताकि कैश की जो इस्तेमाल है वो कम हो जाए और फॉर्मलाइजेशन, इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन जो कि हमने भारत में देखा है, वो सारे बाकी देशों में, पर्टिकुलरली जो हमारे जो विकासशील देश हैं, उनमें इसका इस्तेमाल हो, और भारत ने जो जैसा लाभ उठाया है वो बाकी देशों में भी ऐसा लाभ हो। यही भारत की एक्चुअली यहाँ पे प्रयास है। जी, और एक बहुत ही कामयाब G20 रहा है इस मायने में भी कि यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है उसकी आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हुई है और भारत उसकी आवाज़ बन रहा है। अफ्रीकन यूनियन को शामिल होना इसमें, ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके जरिए भी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई है, आपने भी इस बारे में चर्चा की है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग कितना महत्वपूर्ण है। अब तक वो बहुत सेंट्रलाइज रहा, वो ऐसा रहा जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी और कुछ देशों का, डेवलप्ड देशों का उसके ऊपर एक तरह से कब्जा था। ये डेट
रीस्ट्रक्चरिंग के नजरिए से कितना अहम रहा है, क्या हुआ है इस ओर काम? नगमा जी, पहले तो मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहता हूं, जो आपने कहा, जो अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाना G20 का, इसमें हमें ध्यान रखना है कि G20 जो है 2008-9 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुई थी तब बना था। उसके बाद बाकी जितने प्रेसिडेंसियां उसमें बातचीत तो हुई, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की कि अफ्रीका को भी एक्चुअली हमें इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन भारत ने दिखाया, सिर्फ बात नहीं एक्चुअली करके दिखाया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम डेट स्ट्रेस की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये सब जो अफ्रीकी देश हैं इनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और जब डेट डिस्ट्रेस के बारे में मैं बात करूं, तो इससे पहले जो फ्रेमवर्क था उसे कॉमन फ्रेमवर्क कहा गया था। भारत ने इसको एक्चुअली इसमें काफी अच्छे कदम उठाए। जो ग्लोबल डेट रिस्ट्रक्चरिंग राउंड टेबल है, इसको इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि जो कॉमन फ्रेमवर्क है इसमें जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका हुई, तो वो कॉमन फ्रेमवर्क में नहीं आ पा रहे थे, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बहुत स्लो था, बहुत समय जाता था। तो इसमें भारत ने एक्चुअली काफी कदम उठाए हैं ताकि बाकी देश मिडिल इनकम कंट्रीज में भी जहां पे डेट डिस्ट्रेस है वो भी आ जाएं, और इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो तेज हो जाए। तो ये भी एक बहुत ही अहम कदम है और एक कंट्रीब्यूशन है जो भारत ने किया है अपनी G20 प्रेसिडेंसी में। जी, जो कर्ज की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसके ऊपर काफी फोकस रहा है। तो इस G20 में जिस तरह की आवाज उठी, और जो ग्लोबल साउथ का एक तरह से कह रहे हैं कि आवाज बुलंद हुई है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, इन तमाम चीजों से क्या हम ये कह सकते हैं कि इस G20 का इम्पैक्ट ये भी होगा कि ये ज्यादा एक इक्वल या इक्विटेबल दुनिया, विश्व व्यवस्था बनाने की ओर काम कर सकता है, जो अब तक जहां पर कुछ विकसित देशों का ही दबदबा रहा है? बहुत सही कहा आपने नगमा जी। मैं चूंकि IMF के बोर्ड में बैठता हूं और वहां पे मैं रोज देखता हूं, अब भारत की जो क्षमता है और जिस तरह का बोलबाला है भारत का, आज के जो विश्व स्थिति है उसको मैं रोज देखता हूं बोर्ड में। और ये जो मैंने अभी G20 में देखा है, ये इसी बोलबाला का साफ प्रदर्शन है। क्योंकि ग्लोबल साउथ का जो आवाज है, उसकी आवाज भारत बन के आया है और उनका नेतृत्व कर रहा है। और इससे पहले जैसे मैंने भी कहा एक्चुअली कि हालांकि करीब 15 साल से G20 रही है, बाकी प्रेसिडेंसी में कभी अफ्रीकन यूनियन का एक्चुअली मेंबरशिप नहीं आया। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन भारत ने करके दिखाया, और ग्लोबल साउथ का जो लीडर है वो बन के उभरा है। और जिस तरह भारत की जो मतलब रिस्पेक्ट है वो साफ दिखी है, क्योंकि डिप्लोमेटिक इसमें रशिया के से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, बाकी देशों को सबको साथ लाने में जिस तरह का जो नेतृत्व भारत ने दिखाया है, ये बहुत ही अहम है। और G20 के बाद भारत को जिस तरह से देखा जाएगा वो एकदम अलग और बहुत ही पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपने जैसा कहा कि एक अलग दुनिया है, कोविड के बाद की दुनिया, और जहां पर यह भी दिखा है कि जो सप्लाई चेन है उनके एक जगह पे केंद्रित होना, ओवर डिपेंडेंस जो है वो कितना नुकसान देता है। और ऐसे में ये जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात हुई है, वो किस तरह से, अभी हम देख रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस हो, फूड प्राइसेस हो, ये सब कितना ज्यादा ये उसमें उछाल है, और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत बढ़े हुए हैं। ऐसे में मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का रोल और इसके ऊपर क्या सहमति बनी है? इसमें नगमा जी मैं पहले ही इस बात पे रोशनी डालना चाहता हूं कि भारत ने जब कोविड की महामारी आई थी और मैं तब सरकार में था, तो इसलिए इसमें इसकी सेटिस्फैक्शन मुझे रहती है कि हमने तब सप्लाई साइड को तभी समझा कि सप्लाई साइड पे यदि हम काम नहीं करेंगे तो उससे जो इन्फ्लेशन है बहुत बढ़ के आएगा। भारत में इतना इन्फ्लेशन नहीं आया क्योंकि भारत ने इसको अच्छी तरह समझा और कदम लिया। तो ये जो अभी यूक्रेन की जो और रशिया की जो वॉर हुई, इसके बाद बाकी देश भी समझने लगे हैं कि सप्लाई जो साइड से उससे इन्फ्लेशन पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो ये वो कोविड के समय में नहीं समझे थे, लेकिन वॉर के कारण समझ पाए हैं। तो इसी के चलते भारत ने, चूंकि इसको आगे ही भारत कर चुका था, सप्लाई साइड में इतना सारा एम्फेसिस कर चुका था कोविड के समय, तो अभी दोबारा भारत ने इसमें एक्चुअली जो नेतृत्व दिखाया है, ताकि फूड और एनर्जी, क्योंकि यदि आप ध्यान दें तो यूक्रेन जो है गेहूं का सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, और इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल भी का बड़ा
इंपोर्ट है जो कि फूड, और वैसे ही रशिया क्रूड ऑयल का। तो इस वॉर के कारण इनकी सप्लाई पे बहुत असर पड़ी है, उसके कारण इन्फ्लेशन पे असर पड़ा है। तो ये जो एक सिल्वर लाइनिंग जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, वॉर के कारण ये आया कि सप्लाई साइड पे ये फोकस आई, और इसके चलते क्योंकि भारत का नेतृत्व था और भारत सप्लाई साइड को समझ सकता था, इसीलिए इस पे भी काफी अच्छे कदम लिए गए हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था आखिरी सवाल पर एक और छोटा सवाल। आप आईएमएफ में रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, बोर्ड में बैठते हैं। भारत की इकोनॉमी कोविड के बाद भी हमने देखा है कि लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई है, जबकि चाइना में स्लो डाउन है, बाकी जगहों पे स्लो डाउन है। तो अगले 5 सालों में अगर हम बात करें तो आप कहां देखते हैं भारत की इकोनॉमी को? नगमा जी, सिर्फ अगले 5 साल में नहीं, अगले 2 दशकों में भारत जो है बहुत तरक्की करेगा। और ये मैं आज नहीं कह रहा, एक्चुअली जो व्यूअर्स एनडीटीवी में देखते होंगे, 2020 में भी जब लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने कहा था कि अगला जो 2 दशक है उसमें भारत एक्चुअली वी शेप रिकवरी होगी और इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा करेगा। तो मेरा अनुमान है हम कि अगले 2 दशकों में करीब 7% की रियल जीडीपी ग्रोथ भारत एक्चुअली दर्ज कर सकता है, और अच्छे पॉलिसीज हो तो वो 8% तक भी जा सकता है। तो एक्चुअली तो अगले जो 2 दशक, जो 25 साल, जो अमृत काल की बात कही गई, एक्चुअली मैं अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भी कहता हूं कि अमृत काल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका के सुब्रमण्यन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, तमाम आर्थिक पहलुओं को समझाने के लिए धन्यवाद आपका। तो एक आर्थिक पहलू से बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये G20, लेकिन साथ साथ भारत की डिप्लोमेसी की, कूटनीति की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह की एक आम सहमति बनी है, 100% सहमति। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सुरेश गोयल, पूर्व राजदूत, हर्ष वी पंत, प्रमुख स्ट्रेटेजिक स्टडीज ORF, और कमर आगा हैं जो विशेषज्ञ हैं फॉरेन अफेयर्स के, स्कंद दयाल, पूर्व राजनयिक। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। मैं अगर आपसे शुरुआत करना चाहूं हर्ष, ये प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर पहले मीडिया सेंटर में भी आए, और जिस तरह से वो चल कर गए हाथ हिलाते हुए, तो अगर हम उसका भी एक मतलब देखें डिप्लोमैटिकली, एक बहुत कामयाब G20 का समापन हुआ है। और डिप्लोमैटिकली भारत क्या संदेश देता है, कितनी बड़ी एक तरह से ये डिप्लोमेसी की जीत है, भारतीय डिप्लोमेसी की एक आम सहमति बनाना इस डिक्लेरेशन के लिए? नगमा, 48 घंटे पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से कंसेंसस डॉक्यूमेंट आया है वो आ पाएगा। अटकलें लगाई जा रही थी। इनफैक्ट अगर आप कई वैश्विक समाचार पत्रों को देखें जिन्होंने एनालाइज किया था विश्व भर में, उन्होंने इसको, कई ने तो डिप्लोमेटिक फ्लॉप शो तक कह दिया था कि रूस के राष्ट्रपति नहीं आए, चीन के राष्ट्रपति नहीं आए, सहमति नहीं बन पाएगी। तो मुझे लगता है जो ड्रामेटिक टर्न अराउंड हुआ है आखिरी के कुछ घंटों में, जहां भारत ने वो सारी जो अपेक्षाएं थी भारत की इस समिट से, उसको उलट कर रख दिया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिसमें कि भारत आज भी, और इससे एक ऐसे समय जबकि विघटनकारी शक्तियां बहुत सारी हैं दुनिया भर में, उस समय भारत जो ब्रिजिंग पावर की बात करता है, जहां अलग अलग धड़ों को इकट्ठा करने की बात करता था, वो उसने करके दिखाया। तो चाहे वो विकासशील और विकसित देश हो, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो, ईस्ट वेस्ट डिवाइड हो, उसको पाट कर एक ऐसा डिक्लेरेशन लाना जिसमें कि यूक्रेन जैसे मुद्दे पर भी कोई फुटनोट नहीं है, कोई रिजर्वेशंस नहीं है, जो बाली में भी थे। तो बाली से भी अगर आप देखें सिचुएशन ग्राउंड की खराब हुई है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत ने अपना जो पक्ष रखा और जिस पुरजोर तरीके से वो पक्ष रखा, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनली और मैं कहूंगा डिप्लोमेटिक कोर ने एक साथ मिलकर जो एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, उसकी सराहना ही की जा सकती है इस मौके पर, क्योंकि जो डिक्लेरेशन आया है वो न सिर्फ यूक्रेन पर आया है बल्कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका आप अभी जिक्र कर रही थी सुब्रमण्यम जी के साथ। वो सारे मुद्दे आज ग्लोबल गवर्नेंस के केंद्र में हमने रख दिए हैं और ग्लोबल साउथ को केंद्र में रख दिया है। तो मुझे लगता है अपने आप में बड़ी उपलब्धि है भारत की और प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखा, जैसा आप कह रहे हैं सुरेश गोयल जी। अब कह सकते हैं कि ये इंडियाज मोमेंट है, वो क्षण है जब विश्व के तमाम बड़े देश जो हैं वो भारत की तरफ देख भी रहे हैं, और भारत में वो शक्ति है कि तमाम देशों को एक साथ लाकर ऐसे मुद्दे जिस पर मतभेद भी हों वो हम वहां पर एकजुटता ला सकते हैं। तो कुछ देर पहले ये दिखा भी, जैसे प्रधानमंत्री इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में आए। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर कल हमको एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट मिला, दिल्ली डिक्लेरेशन, तो उसमें काफी हद तक भारत की जो एक प्रेस्टीज थी,
जो भारत का एक स्थान है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसका काफी हद तक हाथ रहा है ये। क्योंकि उसके बिना मैं नहीं समझता हूं कि हमको ये डॉक्यूमेंट मिल सकता। कल जब ये मीटिंग शुरू हुई थी, उससे पहले भी जब बात हो रही थी डिक्लेरेशन की, हालांकि मैंने डिक्लेरेशन टेक्स्ट देखा नहीं था, लेकिन मेरे को पक्की उम्मीद थी कि इस बार, हालांकि बाली में कोई डॉक्यूमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ था, कि हम लोग इस बार दिल्ली में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अडॉप्ट होगा। लेकिन मेरे को उम्मीद ये नहीं थी कि पहले ही दिन डॉक्यूमेंट आ जाएगा। मुझको उम्मीद थी कि अगले दिन के सवेरे के सेशन में, फ्यूचर वाले सेशन में, ये डॉक्यूमेंट अडॉप्ट होगा। तो बहरहाल अच्छी डेवलपमेंट है और काफी उम्मीद भरी डेवलपमेंट है ये। एक दो चीज मैं कहना चाहूंगा इस मामले में, कि जो डॉक्यूमेंट बना है, अगर जब मैंने पैराग्राफ देखा जो अडॉप्ट हुआ है, उसको देखते देखते ही मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ये जो नेगोशिएशन हुई है यहाँ पर दिल्ली में नहीं, ये नेगोशिएशन न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में हुई है, जहां पर कि जितने भी विवादित एरियाज है यूक्रेन के मामले में, उनको अलग हटा करके देखा गया है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं यूक्रेन के बारे में जिस पर सारे देश एग्री कर सकते हैं। तो यूएन चार्टर है, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। नीड टू ऑब्जर्व, नीड टू नॉट गो अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। वॉर को रिजॉल्व करने का इश्यू कोई मना नहीं कर सकता है। तो हमारे जो थे नेगोशिएटर्स, उन्होंने जो पॉसिबल एरियाज है जहां पर भी सब लोग एग्री कर सकते हैं, उनको इकट्ठा करके जो पैराग्राफ बनाया, वो बड़ा यूजफुल रहा, क्योंकि उसके बारे में कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आ सकती थी। आखिर में हमने देखा, जैसा आप भी कह रहे थे, कि बहुत आखिर तक ये लग नहीं रहा था, लेकिन कुछ शब्दों को बदला भी गया, खास करके रूस यूक्रेन के मामले में। स्कंदतयाल भारत भारत की जो स्कंदतयाल, आपको शामिल करना चाहती हूँ, भारत की जो मेरे को कंप्लीट करने का मौका दीजिए, 1 मिनट बस खाली। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझको ये लगता है कि आखिर में ये जो बड़े जो लीडर्स है डेलीगेशन के, प्रधानमंत्री हो या जो बाइडेन हो, जो है, उन सब की भी सहमति इसमें शामिल हुई है, क्योंकि उनकी सहमति के बारे में जो विवादित मुद्दे थे, उनको अलग करना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उनका काफी बड़ा हद तक हाथ रहा है इसके ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने बल्कि अमिताभ कांत ने कई दफा जब अपनी इंटरव्यूज में ये कहा भी है कि ये साफ संदेश था कि लीडर ये चाहते हैं, और उसके बाद जो है इस तरह की जो रजामंदी तमाम लोगों की सहमति हुई। स्कंदतयाल, रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने जिस तरह की सहमति बनाई या बना पाया भारत, वो भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ी जीत, और ऐसा कि ये रूस हो या यूक्रेन हो, ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि विन विन था दोनों के लिए। रूस को भी अलग थलग नहीं किया गया। देखिए, यूक्रेन का मुद्दा यहाँ सेंट्रल स्टेज पे ना आए और पूरी G20 के ऊपर उसका डार्क शेडो था, उसको हमने एक बहुत अच्छी तरह से डील किया। देखिए, भारत में, मुझे याद है विदेश मंत्री जयशंकर ने कुछ दिन पहले कहा था, शायद आपके NDTV पर, कि भारत एक क्रेडिबल ब्रिज के रूप में उभर के आ रहा है, एक विश्वसनीय पुल, चाहे वो नॉर्थ साउथ डिवाइड हो या वो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेटेजिक डिवाइड हो। तो ये हमने देखा कि नॉर्थ साउथ जो इकोनॉमिक डिवाइड है, उसमें भारत ने एक रोल प्ले किया, और पहले दिन से ही कहा कि अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया जाए, और सब देश इससे सहमत हुए, बाकी 20। और जनवरी में ही जो ग्लोबल साउथ समिट हमने की, उससे 125 और देशों को जोड़ा। तो हमने उनका मैसेज हम G20 को लेके गए, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड को हमने ब्रिज किया। उसी तरह जो ईस्ट वेस्ट जो सामरिक स्ट्रेटेजिक डिवाइड है, उसको भी ब्रिज करने में भारत ही केवल समर्थ हो सकता था, क्योंकि भारत एक ऐसी स्थिति में है जिसमें वो हर देश से बात करने की स्थिति में है। बात करता है, हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन से भी फोन पे बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन से भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी कर सकते हैं, हर से कर सकते हैं। तो एक क्रेडिबिलिटी है, एक विश्वसनीय पुल है भारत। हमने कभी किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, हमेशा प्रिंसिपल्स की बात की है, और प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर, और जैसा कि सुरेश गोयल जी ने कहा
ये सब को उनको कोई मना कर ही नहीं सकता, सब सिग्नेटरीज हैं उसके। तो भारत का ये रोल, मैं ये और कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी निगाह में हुई है इस G20 की, कि भारत अब एक लीडिंग कंट्री, लीडिंग नेशन, लीडिंग पावर के रूप में उभर कर विश्व के सामने आया है, एक अग्रणी शक्ति के रूप में अब आया है। हम 5वीं इकोनॉमिक पावर है, तीसरी हो जाएंगे 5-6 साल बाद। भारत का एटॉमिक वेपन्स है, चंद्रयान जिस तरह हमने उतारा, तो भारत का जो गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है, लीडर बहुत स्ट्रांग है। इन सब का एक कॉम्बिनेशन भारत को एक ऐसी स्थिति पर ले गया है, और G20 के इतनी सफल इसका जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, पूरा विश्व बहुत ही आश्चर्यचकित होकर गया होगा कि ये भारत तो गरीब मुल्क कहा जाता था, पर ये भारत तो कुछ और ही है। तो इसलिए भारत की उपलब्धि मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कि एक अग्रणी शक्ति के रूप में विश्व उसको देख रहा है कि भारत के डिप्लोमेसी के लिए भी एक अग्रणी शक्ति के रूप में आगे आता है भारत। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कमर आगा साहब आपसे इस पर जानना चाहूंगी कि जो एक कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक तरह से भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर है, इनको जोड़ेगा, भारत और यूरोप को और पास लाएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक आउटकम हुआ है इस डेक्लेरेशन का। और ये एक तरह से कहें तो BRI का भी एक ठोस जवाब है। हालांकि इस फर्क यह है कि यहां पर कोई कहीं कर्ज के जाल में नहीं फंस रहा, लेकिन ये व्यापार के नजरिए से स्ट्रेटेजिक इसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत अहम होगा। जल और रेल मार्ग के जरिए आसानी होगी व्यापार के लिए और पास आएंगे देश। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, वाकई सही बात आपने कही कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत करीब हो जाएंगे हम लोग रेल, रोड और वाटर के माध्यम से। और नगमा, ये पिछले कुछ समय पहले भी इसके ऊपर बात हुई थी। इंडिया और उसमें अमेरिका और इजराइल मिलके इस तरह का कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे। अब मैं समझता हूँ कि इस डिक्लेरेशन में आने के बाद ये काफी इसको क्रेडिबिलिटी मिलेगी, और क्योंकि प्रिंस सलमान भी यहाँ पे मौजूद थे और उनकी भी सहमति है, तो ये देखिए इस समय 2 कॉरिडोर चल रहे हैं भारत के। एक कॉरिडोर चाबहार से सेंट्रल एशिया और फिर उसके अलावा हमारा कॉकेशस और रशिया होते हुए यूरोप का, और ये दूसरा जो होगा ये मिडिल ईस्ट के यानी अरब देशों को क्रॉस करता हुआ अफ्रीका और फिर उसके बाद यूरोप को जाएगा। तो इस तरह से 2 तरफ से हम लोग डील करेंगे, और ये इससे बहुत आसानी। दूसरी बात ये कि इससे जो सामान है वो जल्दी इस रूट से पहुंच जाएगा यूरोप तक और अमेरिका तक। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत से देश बिल्कुल हमसे अलग थे, जैसे कि सेंट्रल एशिया है, वो भी जुड़ जाएगा दूसरे उससे। इसमें एक प्रॉब्लम है, अब ये देखना इसका पूरा डिटेल आ जाए कि अगर इजराइल इसमें शामिल होता है तो फिर सऊदी अरेबिया को इजराइल को रिकॉग्निशन भी करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज भी नेक्स्ट स्टेप ये होगा। वहां पे थोड़ा सा सऊदी अरेबिया को ऐसा लगता है कि ये अभी ठीक नहीं है, जल्दी है, कुछ बातें वहां पे कुछ थोड़ा सा हिचक है, क्योंकि वो एक तरफ तो इस्लामिक लीडरशिप की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ वो उनके संबंध भी बढ़ रहे हैं इजराइल की तरफ से, तो वो एक समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा। वैसे ये है कि ये कॉरिडोर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका बनना बहुत जरूरी है। भारत के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा सामान जा रहा है, हमारा वहां से दूसरी चीजें भी जो सामग्री आती है। बस एक ही चीज बचेगी जो है पाइपलाइन कनेक्टिविटी। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो भी हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने समझौता किया है, और ये भारत पश्चिम एशिया और यूरोप आर्थिक कॉरिडोर है जो सबको पास लाएगा। चर्चा हम जारी रखेंगे इस पर, लेकिन इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि एक कामयाब G20 का समापन हुआ है भारत की अध्यक्षता में, और कई इसके हासिल हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि एक आम सहमति हुई है और न्यू दिल्ली लीडर्स डेक्लेरेशन है, और इस पर सभी देशों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की बात की गई है। हर्षपंत, एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी रही कि अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता को तमाम लोगों ने मंजूरी दी है, और ये अफ्रीकन यूनियन का जो इंक्लूजन है इसके क्या मायने हैं ग्लोबल साउथ की आवाज
आवाज या डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज को सामने रखने में? नगमा, ये बहुत मुझे लगता है ये सारा जो G20 का टेक्सचर है, टोन और टेनर है, वो पूरा बदल जाता है अगर हम अफ्रीकन यूनियन की एंट्री इसमें देखते हैं, और जिस तरह से डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली जो बैलेंस ऑफ पावर उसमें इमर्ज होकर आएगा, उसमें जो विकासशील देश है उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और जो बड़ी बात भारत शुरू से कहता रहा है कि अगर हम ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखकर वैश्विक नीतियां नहीं बनाएंगे तो आज के संदर्भ में उनका ज्यादा मूल्य नहीं होगा। और उसके चलते जब हमने ग्लोबल साउथ को के एक तरह से एक सेट को केंद्र में रखकर अपनी ग्लोबल गवर्नेंस का एजेंडा दुनिया को दिया G20 के माध्यम से, उसमें भारत का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन याद किया जाएगा कि G20 को G21 बना देना और उसमें अफ्रीकन यूनियन की एंट्री होना। पहले भी बहुत बात पहले भी हो चुकी थी अफ्रीकन यूनियन के बारे में, लेकिन भारत ने जिस तरह से कदम उठाए, एक कॉमन कंसेंसस बनाया और उसके बाद एक तरह से डिसीजन मेकिंग को इंक्लूसिव समावेशी बनाने की जो कोशिश भारत की रही है, और जो बड़ा आइडिया भारत का रहा है कि जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एक बड़ा तबका जो दुनिया के देशों का है जो उदासीन है ये बहुपक्षीय जो संस्थान है इनको लेकर, उनमें किस तरह से एक बार फिर आशा का संचार हो। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस G20 का कि G20 को भारत ने एक नया डायनामिज्म दिया। ये दिखाया कि आज भी मल्टीलैटरलिज्म के द्वारा हम जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका समाधान निकाल सकते हैं। आज भी अगर हम चाहें तो रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिविटी के द्वारा समावेशी तरीके से वैश्विक समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। और अफ्रीकन यूनियन को कड़ी मानकर जब भारत ने इसको अंजाम तक पहुंचाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी जो बहुपक्षीय संस्थान हैं उनको भी अब सोचना पड़ेगा कि किस तरह से जो ग्लोबल साउथ की आवाज है उसको दबाकर न रखा जाए, उसको अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए, उसको अपनी गवर्नेंस एजेंडा में शामिल किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे बड़ी एक जो बात निकल कर आती है आज न्यू दिल्ली के G20 समिट से, वो ग्लोबल साउथ को लेकर आती है, अफ्रीकन यूनियन की प्रेजेंस को लेकर आती है, और जो विकासशील देश हैं उनकी समस्याओं के समाधान विकासशील देशों के ही द्वारा हो, पार्टनरशिप में हो विकसित देशों के साथ। लेकिन विकासशील देशों को उस मंच पर बैठना चाहिए, और अगर वो मंच पर नहीं होंगे तो कभी भी हम रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज, इफेक्टिव पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे। मुझे लगता है ये मैसेज इस समिट से जरूर गया है। जी, उसके साथ साथ एक और सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि ये जो आर्थिक कॉरिडोर है इसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा स्कंद दयाल जी, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रैटेजिकली भी तमाम देशों को साथ लाने में? एक बात तो उससे पहले वो हर्षपंत जी ने कहा उस पर ऐड करना चाहूंगा कि भारत ने G20 का कैरेक्टर बदल दिया है। ये अब एक रिच मेंस क्लब, रिच कंट्रीज क्लब ऑफ 20 कंट्रीज नहीं है जो केवल अपनी समस्याओं से ही जूझा करते थे। अब ग्लोबल साउथ भी पार्ट ऑफ एजेंडा होगा, पार्ट ऑफ डिस्कोर्स होगा, पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस होगा। तो अब ये एक रिच मेंस क्लब नहीं रहा है, इसका कैरेक्टर बदल गया है। दूसरी चीज, जो ये कॉरिडोर तो एक बहुत ही गेम चेंजर जैसी चीज है, पर ये भविष्य में कहाँ, भारत के पास तो बहुत प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पूर्व की तरफ देखें तो म्यांमार की वजह से हम कोई कनेक्टिविटी फिजिकल नहीं कर पाते, कोई सड़क नहीं बना पाते। वो 20 साल से ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, आज तक नहीं बन पाया। दक्षिण की तरफ देखें तो पाकिस्तान बीच में राहु केतु की तरह बैठा हुआ है, वो एक सड़क बनने नहीं देता। सेंट्रल एशिया इतना चाहता है, सिर्फ अफगानिस्तान पहले चाहता था करजाई के समय में, तो हमें तो कोई और रास्ता ढूंढना है। ये जो बहुत अच्छा सोच है, और इसमें $20 बिलियन तो सऊदी अरेबिया ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है। उसके बाद अमेरिका का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, भारत के पास मैन पावर है, भारत के पास इंजीनियर्स है, भारत के पास रेलवे चलाने की एक शक्ति है। तो इसमें सबसे पहले तो 1000 किलोमीटर रेलवे बनना है, उसमें समय लगेगा, पर ये बहुत दूरंदेशी का रास्ता है। और जैसे कमरागा जी ने कहा, देखिए दिशा इस समय जो है मिडिल ईस्ट की पूरी इजराइल के साथ कुछ संबंध सुधारने की है। कभी सोच भी नहीं सकते थे यूएई में इजराइल की एम्बेसी खुल जाएगी। और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया अगर कल मीटिंग में था, इसका मतलब है अंदर से वो तैयार है कि रेल रोड हाइफा तक जाएगा, और हाइफा से फिर हाइफा के पोत से
यूरोप ये माल जाएगा। तो दिशा अगर आप जैसा देखें कहा, तो जी ये बहुत ही भविष्य के लिए बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये फ्यूचरिस्टिक है, डेवलपमेंट है। भविष्य की ओर देखने वाला एक ये डेक्लेरेशन है, क्योंकि ये भी देखिए कि सऊदी अरब में, इजराइल में, इन तमाम देशों में किस तरह से रिश्ते बदल रहे हैं। एक ब्रेक और ले रहे हैं हम और उसके बाद लौटते हैं चर्चा पे। और एक बेहद कामयाब G20 के बाद इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, रेलवे और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत और यूरोप को जोड़ेगा। अश्विनी वैष्णव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये कैसे देशों को पास लाएगा, सामरिक तौर पर इसका महत्व और आर्थिक तौर पर इसका महत्व, और इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दे कि किस तरह से ये होगा, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसका साइज और इम्पैक्ट ये क्या होगा। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अलाइंड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना क्लियर विजन रखा कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक शिपिंग और रेलवे के माध्यम से एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बने जिससे कि इन तीनों क्षेत्रों में नई अपॉर्चुनिटीज सबके लिए क्रिएट हो। ये किस तरह से कंसीव हुआ है कि भारत के वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल के पोर्ट्स, यहाँ से सीधा शिपिंग कनेक्शन बने मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स जो यूएई में, सऊदी अरेबिया में पोर्ट्स हैं, इनके साथ एक डायरेक्ट शिपिंग कनेक्शन बने, और उसके आगे मिडिल ईस्ट में रेलवे का कॉरिडोर बने जो यूएई, सऊदी अरेबिया को जोड़ता हुआ आगे जॉर्डन से होते हुए यूरोप। इस तरह से यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत के बीच में एक सीमलेस कनेक्टिविटी बनती है और ट्रेड में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यूरोप से जो रूट फॉलो होता है भारत के लिए, उसमें कई हजार किलोमीटर की डिस्टेंस बचेगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। और इसी रेलवे और शिपिंग कॉरिडोर में एक और आयाम है कम्युनिकेशन का। एक बार रेलवे लाइन आती है तो उसके साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन का बड़ा कॉरिडोर बना सकते हैं, क्योंकि राइट ऑफ वे आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें बहुत एक हाई बैंडविड्थ का ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और फ्यूचर में इसके साथ ही साथ गैस की पाइपलाइंस भी बन सकती है। जी, तो इसमें शिपिंग भी है, इसमें रेलवे भी है। एक चाइना ने भी एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव शुरू किया था जो बहुत देशों को जोड़ता है, पर इसमें एक समस्या बहुत बड़ी थी कि एक कर्ज जाल में वो देश फंसते जा रहे थे। ये उससे कैसे अलग है और तमाम देशों की इसमें सहमति है और सभी देशों का इसके साथ भला होगा। BRI का एक तरह से एक जवाब है, ज्यादा सकारात्मक इनिशिएटिव है ये। अश्विनी वैष्णव जी, आपने एकदम सही कहा, ये एक सकारात्मक इनिशिएटिव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ये इस प्रोजेक्ट के कंसीव करने में, इस इनिशिएटिव के कंसीव करने के समय से प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कहा कि हमें हर देश की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। BRI में हमेशा एक टेक्नोलॉजी इम्पोज करने का, टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज करने का, और एक बहुत बड़ा कर्ज का भार, डेट का एक बहुत बड़ा बर्डन डालने का एक थॉट प्रोसेस होता था। उसके विपरीत भारत की जो सोच है, उस सोच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, और इस सोच में सबको साथ लेके, सबकी सहमति से किस तरह से सबको अलाइन करे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आए, हार्मोनाइजेशन हो, उससे आगे बढ़ने की सोच है। इसीलिए उससे बहुत डिफरेंट है और इसीलिए आज सबकी सहमति इस प्रोजेक्ट के लिए। जी बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी कामयाबी डिजिटल क्षेत्र में भी रही है। भारत जो है वो एक उदाहरण पेश कर रहा है दुनिया भर के लिए, कैसे डिजिटल माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो आपसे बेहतर कौन समझा पाएगा कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी DPI, इसका क्या अर्थ है और कैसे इसके कई उदाहरण हम भारत में देखते हैं, चाहे वो UPI हो, वो कोविन हो, बहुत सारे इस तरह के ऐप जो हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं। पर इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, आर्थिक तौर पे कैसे जोड़ेंगे हम देशों को, भारत इसमें कैसे एक लीडरशिप की रोल निभा रहा है? आज सारी दुनिया भारत के
इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, तब बड़े बड़े भारत के विद्वान, डॉक्टर चिदम्बरम साहब जैसे विद्वान भी कहते थे कि भारत में डिजिटल की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए, इतने कम समय में जो हमारे देश के सबसे वंचित नागरिक थे, उनको आज एम्पावरमेंट मिला है। उनके हाथ में एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया भर के सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, हाई क्वालिटी, फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ उनका जुड़ाव हुआ है। तो आज सारी दुनिया इस सक्सेस को देख रही है और भारत की इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के तमाम देश एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको अपने अपने देशों में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली डिक्लेरेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है वन फ्यूचर अलायंस और फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग सिस्टम्स टू अडॉप्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये इसके माध्यम से एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिससे कि भारत में बनी हुई इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के विभिन्न देश अडॉप्ट कर सके। और ऐसा नहीं कि केवल लो इनकम कंट्रीज ही इसको अडॉप्ट करना चाहती है, बड़े समृद्ध और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश भी भारत की इस टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपने अपने देशों में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। आप देखिए भारत में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। पहले टेक्नोलॉजी के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, आज हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, प्रूव करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में आया है। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो G20 में सबने स्वीकार की। अश्विनी वैष्णव जी, एक आखिरी सवाल के प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल टेक्नोलॉजी के काफ़ी पक्षधर रहे हैं, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो। ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इसका कुछ विस्तार के, इसका रोड मैप क्या होगा, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ, तब से बहुत सारे इनिशिएटिव एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आए। अब अगर आपका प्रश्न ये है कि डिजिटल इंडिया में आगे क्या होने वाला है, तो अब इसमें और भी कई तरह के नए इनोवेशंस आ रहे हैं। डिजिटल क्रेडिट आपने सुना होगा, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आपने सुना होगा। इस डिजिटल क्रेडिट के माध्यम से छोटे से कस्बे में एकदम माइक्रो, बहुत ही छोटा काम करने वाला एक रेहड़ी पटरी, एक बिल्कुल रेहड़ी पटरी खोमचे वाले व्यक्ति को भी बड़े बैंक से अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जैसी उस व्यक्ति की ज़रूरत हो वैसा लोन मिल सके, अब उसके ऊपर काम हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस आएगा, कितना बड़ा एम्पावरमेंट होगा, जिससे कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी वही फैसिलिटीज़ मिले जो एक बड़ी उद्योग को मिलती है। इससे एमएसएमई सेक्टर में और हमारे सबसे छोटे से छोटे काम करने वाले व्यक्तियों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। मेरा सवाल ये भी था कि क्या कोई रोड मैप है, ये जो G20 डिक्लेरेशन में जिस तरह टेक्नोलॉजी पे फोकस है, उसके लिए शॉर्ट रन या मीडियम टर्म कुछ ऐसा रोड मैप है कि ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे हासिल होंगे? और इतने तरह की हमारी जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, विविधता है, अलग अलग देश हैं, उनमें किस तरह से ये कोलैबोरेशन होगा? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस के माध्यम से होगा? भारत कैसे टेक्नोलॉजी इनेबलर बन रहा है दुनिया के लिए? हाँ, बहुत ही क्लियर एक रोड मैप इस डिक्लेरेशन के माध्यम से बना है। सबसे पहला बना है क्या, मान लीजिए कोई यूरोप का देश है, वो भारत की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स कॉमन होने चाहिए। दूसरा, लीगल पॉइंट्स पे हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन करने का एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। मान लीजिए यूपीआई को यूरोप के किसी देश में इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसके लिए कौन कंपनीज जाएंगी, किन लोगों के किन इंजीनियर्स को भेजना पड़ेगा जो कि वहाँ पे जाके डिज़ाइन कर सके, लीगल पॉइंट्स पे कैसे चेक करना पड़ेगा, इन सब का क्लियर फ्रेमवर्क बनाए। और उसी के लिए दो जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स बने, पहला है फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग कॉमन सिस्टम्स, सेकंड वन फ्यूचर अलायंस। इनके माध्यम से दुनिया भर में भारत इन टेक्नोलॉजीज़ का इनेबलर बनेगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। अश्विनी वैष्णव जी, बहुत धन्यवाद समझाने के लिए कैसे भारत जो टेक्नोलॉजी का इनेबलर बन रहा है विश्व के लिए, और ये G20 डिक्लेरेशंस जो हैं उसमें खास करके टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी फोकस है, और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है डिजिटल माध्यम से तमाम देशों की। धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं।